अचानक मौसम के खराब होने और बर्फ गिरने के कारण ढलान पर फिसलन बढ़ चुकी थी और दीपिका काफी उठने की कोशिश करने के बावजूद भी नहीं उठ पा रही थी। पैर में लगी हुई मोच और फिसलन के कारण दीपिका नीचे की ओर सरकती हुई जा रही थी। वो मदद के लिए पुकारने लगी थी, लेकिन वहां पर खराब मौसम की वजह से उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आ पाया। दीपिका फिसलती हुई सीधे खाई की तरफ बढ़ रही थी। डर के मारे दीपिका जोरों से चिल्लाई। दीपिका को अपने बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो खाई में गिरने वाली थी उसी वक्त अचानक कहीं से एक हाथ आया और उसने दीपिका को एकदम से कस के पकड़ लिया। दीपिका कुछ समझ पाए उससे पहले ही उस हाथ ने दीपिका को ऊपर की तरफ खींच लिया और दीपिका एकदम से उस व्यक्ति के गले से लग गई थी। दीपिका ने उस व्यक्ति को कस के पकड़ लिया और उसके बाद वो उसे छोड़ ही नहीं पा रही थी। कुछ देर आंखें बंद करके वो वैसे ही खड़ी रही। उसकी जान बच गई थी। जब इसका एहसास हुआ तब दीपिका ने हल्के से अपनी आंखें खोलकर देखा कि उसकी मदद किसने की थी। जब उसने उस व्यक्ति को देखा जिसने उसकी मदद की थी तो वो हैरान रह गई, क्योंकि वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि वरुण ही था। एकदम से वरुण को अपने सामने देखकर उसने वरुण को छोड़ दिया और खुद संभलने की कोशिश करने लगी। तभी वरुण ने उसे ताना मारते हुए कहा, अरे एहसान फरामोश लड़की, तुझे सही वक्त पर नहीं पकड़ा होता तो अब तक खाई में गिर चुकी होती। तेरे मुझसे थैंक यू सुनने की उम्मीद तो नहीं करता, लेकिन इतना भी नाटक करने की कोशिश मत कर कि तू अब ठीक है। दिख रहा है तेरे पैर की हालत बहुत खराब है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। दीपिका ने मना करते हुए कहा, यहाँ तक आई हूँ तो माता रानी के दर्शन किए बिना नहीं जाऊंगी। वरुण ने कहा, माता रानी ने अपने दर्शन ही बंद कर दिए हैं। मौसम खराब होने के कारण सबको वापस भेजा जा रहा है। अब तो दर्शन तूफान शांत होने के बाद ही मिलेगा। ये सुनकर दीपिका चुप ही हो गई। वो कुछ और समझ या बोल पाए उससे पहले अचानक ही वरुण ने दीपिका को एकदम से कंधे पर उठा लिया और सीधे नीचे की तरफ लेकर जाने लगा। दीपिका कुछ बड़बड़ाने लगी, लेकिन वरुण उसकी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज करके जल्द से जल्द रेस्क्यू टीम की मदद से उसे नीचे लेकर आया और थोड़े ही समय में वो सीधे होटल पहुंच गए। कमरे के अंदर डॉक्टर ने दीपिका के पैरों पर दवाई लगाई और कस के पट्टी बांधी। डॉक्टर ने दीपिका को कुछ दिन आराम करने के लिए कहा और चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद कमरे में कुछ देर दीपिका और वरुण के बीच में एक अजीब सा सन्नाटा बना रहा। फिर दीपिका ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, तुम तो नहीं आने वाले थे ना दर्शन करने, फिर अचानक से कैसे वहां प्रकट हो गए? वरुण ने कहा, नास्तिक नहीं हूं मैं, मानता हूं कि भगवान में एक बड़ी ताकत है। बस मुझे ये मंदिर पूजा पाठ वगैरह सब बोर लगता है। लेकिन जब तुमने आज सुबह कहा कि शायद मुझे माता रानी का बुलावा नहीं आया है, तो मुझे वो दिन याद आया जब मैं 12 या 15 साल का था और मुझे जॉन्डिस हो गया था। बुखार इतना बढ़ गया था कि मुझे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। माँ मेरे बगल में बैठकर लगातार जाप कर रही थी और मेरे ठीक होने पर माता रानी से दर्शन के लिए बुलावा भेजने के लिए प्रार्थना कर रही थी। मेरे ठीक हो जाने के बाद हम तीनों दर्शन करने आए भी थे यहाँ पर। बस वही याद आ गया और मुझे लगा कि मुझे भी चलना चाहिए दर्शन करने। ये सुनकर दीपिका ने कहा, वैसे गलत नहीं कहा था मैंने, शायद तुम्हें बुलावा भेजा ही नहीं होगा माता रानी ने, इसीलिए तो ये तूफान भेज दिया था कि तुम दर्शन न कर पाओ। ये सुनकर वरुण ने कहा, दर्शन तो तुम्हारे भी नहीं हुए, इसका मतलब तुम्हें भी नहीं भेजा था बुलावा माता रानी ने, सिर्फ मेरे नाम पर बिल मत फाड़ो। दीपिका सामने से कुछ जवाब देने वाली थी, लेकिन तभी उसे वरुण की बात में सच्चाई नजर आई और एकदम से चुप हो गई। तभी गायत्री सहगल का वीडियो कॉल आया। गायत्री को दीपिका और वरुण के साथ आए हुए स्टाफ द्वारा पता चल गया था कि वहां पर क्या क्या हुआ था, इसलिए वो चिंता में पड़ गई थी। वरुण ने अपनी मां को शांत किया और यह विश्वास दिलाया कि सब कुछ ठीक था। तभी गायत्री को दीपिका ने बाद में कहा, क्या पता मम्मी जी, शायद माता रानी ने बुलावा भेजा ही नहीं होगा, इसलिए हम दर्शन नहीं कर पाए। ये सुनकर गायत्री ने दीपिका को समझाया कि अगर बुलावा नहीं आया होता बेटी तो तुम लोग वहां तक पहुंचते ही नहीं। वरुण सही समय पर तुम्हें बचाने वहां पर ना पहुंच पाता। बस माता रानी तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और कुछ नहीं। तूफान थमने के बाद देखना, जरूर तुम दोनों को बहुत अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। जैसे आज तुम दोनों के एक साथ होने पर मुसीबत ने भी हार मान ली, वैसे ही तुम दोनों जिंदगी की हर मुसीबतों को मात दे दोगे। गायत्री के ये शब्द वरुण और दीपिका के दिल को छू गए और दोनों ही एकदम से चुप हो गए और कुछ सोचने लगे। उस पूरे दिन दीपिका और वरुण दोनों ने एक दूसरे के साथ कोई झगड़ा या कहासुनी नहीं करी। दोनों ने अपने कमरे में ही बैठकर खाना मंगवाया और एक साथ खाना भी खाया। पता नहीं ये उस जगह का प्रभाव था या अपनी माँ के शब्दों का जादू, जो दोनों कुछ समय के लिए भूल ही गए थे कि वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। वो दिन दीपिका और वरुण दोनों ने टीवी पर कुछ पिक्चर देखते हुए बिता दिया और जब सोने की बारी आई तो वरुण ने दीपिका से कहा कि वो बेड पर ही सो जाए और वो सोफे पर सो जाएगा। तभी दीपिका ने उससे कहा कि वो उसके बगल में ही सो सकता है। ये सुनकर वरुण थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन दीपिका ने उसे इशारा करते हुए बगल में बेड पर ही सोने के लिए कहा। वरुण उसके बगल में आकर बैठ गया और उससे हिचकिचाते हुए पूछा, अगर तुम बुरा न मानो या गुस्सा न करो तो एक बात पूछ सकता हूँ? दीपिका ने सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। वरुण ने पूछा, उस रात तुम नशे की हालत में उस मोटे सांड से बचते हुए भागकर मेरे पास आई थी, लेकिन उस रात ऐसा क्या हुआ था? तुम उस आदमी तक पहुंची कैसे? ये सवाल सुनकर दीपिका का मुस्कुराता हुआ चेहरा गंभीर हो गया। इस सवाल से वो थोड़ी परेशान सी हो गई थी। उसके चेहरे के बदलते हुए भाव को देखकर वरुण ने तुरंत ही कहा, मेरे सवाल से तुम अनकंफर्टेबल हो रही हो तो तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। दीपिका कुछ देर चुप रही। उसके बाद उसने कहा, इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें जरूर दूंगी, लेकिन इस वक्त नहीं, क्योंकि इसका जवाब मेरे खुद के पास नहीं है। लेकिन इस सवाल का जवाब मैं ढूंढ कर ही रहूंगी और जिस दिन मुझे इसका जवाब मिल जाएगा उस दिन मैं भी तुम्हें उसका जवाब दे दूंगी। दीपिका की बात वरुण की समझ में नहीं आई, लेकिन दीपिका की भावनाओं का मान रखते हुए उसने सवाल को वहीं पर छोड़ दिया और फिर दोनों एक ही बेड पर एक दूसरे से दूरी बनाते हुए आराम से सो गए। शादी के ये 3 दिनों में और पहले की मुलाकात में ये पहली बार था जब उन्होंने पूरे दिन झगड़ा नहीं किया था। इससे दोनों के रिश्ते के बीच बढ़ती हुई दरार जैसे थम सी गई थी। दोनों के रिश्तों में सुधार होने की एक नई उम्मीद भी जगी थी। उस रात को ही तूफान थम गया था और सुबह होते होते आसमान भी काफी साफ हो गया था। धूप भी अच्छी खासी खिल उठी थी। उस दिन वरुण सुबह 6 बजे ही उठ गया था। उसने 2-3 लोगों को कॉल लगाया और उसके बाद दीपिका को उठाया। उठते ही दीपिका को वरुण ने कहा, चलो उठो, मंदिर में दर्शन करने जाना है, माता रानी का बुलावा आ गया है। ये सुनकर दीपिका एकदम से ही खुश हो गई, लेकिन फिर उसने पूछा, मेरा पैर अभी भी बहुत दर्द कर रहा है वरुण, आप कैसे जाएंगे? ट्रॉली से? वरुण ने हंसते हुए सर हिलाकर मना कर दिया और उसे जल्दी से तैयार होने के लिए कहा। उसने तुरंत ही अपने साथ आए हुए स्टाफ को कमरे में बुलाया और दीपिका को तैयार होने में मदद करने के लिए कहा। दीपिका लगभग घंटे भर में तैयार हो गई और उसके बाद व्हील चेयर पर बिठाकर वरुण उसे वैष्णो देवी के पहाड़ की तलहटी पर लेकर गया और वहां से सीधा हेलीपैड की तरफ गए। दीपिका को व्हील चेयर के साथ ही हेलीकॉप्टर में बिठाया और वरुण भी हेलीकॉप्टर में बैठ गया। हेलीकॉप्टर में बैठने के साथ ही दीपिका के दिल की धड़कनें तेज हो गई। तभी वरुण ने दीपिका को शांत करते हुए कहा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ये हेलीकॉप्टर बिल्कुल सेफ है, पर कभी-कभी तो बिना क्रैश किए लैंड भी करता है और 10 में से 2-3 लोग बच ही जाते हैं। ये सुनते ही दीपिका के होश उड़ गए। दीपिका के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर वरुण से अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हुई और वो खिलखिलाकर हंसने लगा। वरुण को
हंसते हुए देखकर दीपिका को थोड़ा सा गुस्सा आया और वरुण के हाथ पर 2-3 बार मारते हुए उसने कहा, यहाँ मेरी जान निकली जा रही है और तुम्हें अभी भी मजाक सूझ रहा है, स्टूपिड। वरुण ने हंसते हुए कहा, सॉरी मैंने बहुत सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ मजाक बिल्कुल ना करूं, लेकिन फिर तुम्हारे चेहरे का उड़ता हुआ रंग देखकर मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। दीपिका को थोड़ा गुस्सा जरूर आया, लेकिन फिर वरुण के हंसते हुए चेहरे को देखकर वो भी शांत हो गई। थोड़ी ही देर में हेलीकॉप्टर के ऊपर के पंख घूमने शुरू हुए और हेलीकॉप्टर हवा में ऊपर उड़ा, लेकिन इस बार दीपिका को डर से ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। जिंदगी में पहली बार हेलीकॉप्टर का अनुभव कर रही थी। थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर पर्वत के ऊपर जा पहुंचा और वहां के एक हेलीपैड पर जाकर रुका। वहां पर दीपिका को व्हीलचेयर के साथ ही नीचे उतारा गया और एक आदमी उसे और वरुण को गुफा तक लेकर गया। वहां पर दीपिका ने वरुण से कहा कि वो खुद गुफा के अंदर चलकर जाएगी, इसलिए वहां पर वरुण की मदद से दीपिका व्हीलचेयर से उठी और गुफा के अंदर झुककर चली गई। दर्द होने के बावजूद दर्द सहते हुए वो और वरुण दोनों माता रानी के दरबार में पहुंचे और दीपिका ने मन भर के दर्शन किए। वरुण ने भी दर्शन किए, लेकिन उसका सारा ध्यान दीपिका पर था। वो देख रहा था कि किस तरह से दीपिका मन लगाकर प्रार्थना कर रही थी। खुले हुए बालों में सर पर माता रानी की चुनरी बांधे हुए, माथे पर तिलक लगाए हुए, लाल बॉर्डर वाली पीली साड़ी पहनकर दीपिका बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। क्या वैष्णो देवी के दर्शन से वरुण और दीपिका दोनों के बीच दूरियां कम होनी शुरू हो जाएंगी? क्या दोनों के बीच में आई हुई दरार कम हो जाएगी? आखिर वो क्या कारण था जिसकी वजह से उस रात दीपिका नशे की हालत में वरुण से जा टकराई थी? आखिर कौन था उस हादसे के पीछे और क्यों दीपिका उस दिन को याद करके गंभीर हो जाती थी? जानने के लिए सुनिए मिसमैच्ड इश्क ओनली ऑन पॉकेट एफएम। पहाड़ों के ऊपर गुफा में दर्शन करने के बाद वरुण और दीपिका भैरवनाथ के दर्शन करके हेलीकॉप्टर में ही बैठकर फिर से नीचे आ गए और अपने होटल पहुंच गए। दोनों अपने कमरे में जाकर आराम से बैठे और उसके बाद दीपिका ने वरुण की तरफ देखते हुए कहा, मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें कभी ये शब्द कहूंगी, लेकिन आज तुमने जो किया और कल जो तुमने किया था, उन दोनों चीजों के लिए थैंक यू वेरी मच। ये सुनकर वरुण मुस्कुरा उठा और उसने दीपिका को जवाब देते हुए कहा, माय प्लेजर। वैसे मैंने सोचा है कि आज रात को ही हम न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो जाए। एक दिन के लिए आए थे, लेकिन अचानक से आए हुए तूफान की वजह से 2 दिन हो गए। हम अभी भी यहीं पर हैं। हम दोनों के वीजास भी लग चुके हैं और हमारे पायलट संदीप मोती को जम्मू के एयरपोर्ट से न्यूजीलैंड तक जाने के लिए कंट्रोल रूम से परमिशन मिल चुकी है। ये सुनकर दीपिका सोच में पड़ गई और उसने कुछ देर सोचने के बाद वरुण से कहा, हमारे चार्टर्ड प्लेन में यहाँ से न्यूजीलैंड तक जाने का खर्चा कितना होगा? हमारे साथ कितने नौकर चाकर, मेरा मतलब है स्टाफ, कितने साथ आएंगे? वरुण ने अपने कंधे उठाते हुए जवाब दिया कि मुझे क्या पता, आज तक मैंने कभी ये सब खर्चों का कैलकुलेशन नहीं किया। इसका जवाब देते हुए दीपिका ने कहा, मुझे पता था कि तुमने कभी कैलकुलेशन नहीं किया, लेकिन मैंने थोड़ा कैलकुलेट करके रखा है। हमारा यहाँ से पूरे स्टाफ के साथ न्यूजीलैंड जाने का खर्चा करीब 12 से 14 लाख आता है और यहाँ पर 2 दिन रहने का, खाने पीने का, हेलीकॉप्टर में दर्शन करने वगैरह सबके खर्च मिलाकर करीब 2.5 लाख रुपए हम खर्च कर चुके हैं। अगर हमने अपने खर्चों पर काबू नहीं किया तो फिर हम 1.5 महीने से पहले ही आ जाएंगे। इसलिए मैंने फैसला किया है कि यहाँ से हम बाय रोड दिल्ली चले जाएंगे और दिल्ली से न्यूजीलैंड की डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ लेंगे। हम अपनी तो टिकट बिजनेस क्लास बुक करवाएंगे और बाकी स्टाफ की इकोनॉमी में बुक करवा देंगे। ये सब मिलाकर 5 से 6 लाख में हो जाएगा। हम काफी पैसा बचा लेंगे। दीपिका की ये बात सुनकर वरुण का दिमाग घूम गया। उसने तुरंत ही अपनी आवाज का टोन बढ़ाते हुए दीपिका से कहा, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? पापा की शर्ट को इतना भी सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। जिम्मेदार इंसान बनने के नाम पर मैं चिंदीगिरी नहीं कर सकता। मैंने तुमसे कल ही कहा था कि मेरे पास पैसे हैं, तुम पैसों की फिक्र मत करो। 25 लाख रुपए तो बहुत छोटी रकम है। मेरे अकाउंट में 25 करोड़ से भी ज्यादा पैसे हैं। तुम बहुत नसीब वाली हो कि आराम से मुफ्त में घूमने फिरने को मिल रहा है, तो एंजॉय करो ना। इन सब के मामले में क्यों पड़ रही हो? वरुण की बात सुनकर दीपिका बोल उठी, मुफ्त में? मेरे पिताजी तुम्हारे पापा के घर पर दरवाजा खटखटाते हुए नहीं आए थे कि मेरी बेटी को ले लो, और ना ही मैं विनती करती हुई आई थी कि मुझे अपना लो, और ना ही मैंने हनीमून की मांग की थी। ये सारे चक्करों में मेरी जबरदस्ती शादी तुमसे करवा दी गई। उसका क्या? खबरदार आइंदा से तुमने मुझे मुफ्तखोर कहने की कोशिश भी की तो। वरुण इस समय कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था, इसलिए उसने गुस्से में ही जवाब दिया, मेरे मुंह में अपने शब्द मत डालो। मैंने तुम्हारे लिए मुफ्तखोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया ही नहीं है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि तुम पैसों की फिक्र मत करो। मैं पैसों की फिक्र नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ पापा की दी हुई शर्ट के बारे में बोल रही थी। दीपिका ने चिल्लाते हुए कहा, तुम चिल्ला क्यों रही हो? मैं चिल्ला नहीं रही, मैं सिर्फ बोल रही हूँ। दीपिका और वरुण दोनों ही एक दूसरे के सामने ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बात कर रहे थे और एक दिन दोनों ने झगड़ा ना करके अपने रिश्ते को सुधारने की जो आशा जगाई थी, उस पर उन दोनों ने ही मिट्टी का तेल छिड़क दिया। वरुण ने गुस्से में दीपिका से ये साफ साफ कह दिया कि वो न्यूजीलैंड जाएगा तो सिर्फ अपने चार्टर्ड प्लेन में जाएगा, और दीपिका ने भी कह दिया कि वो जाएंगे तो नॉर्मल फ्लाइट में ही टिकट बुक करवा कर जाएंगे। दीपिका की जिद की वजह से वरुण को इतना गुस्सा आ गया कि उसने ये साफ साफ कह दिया कि वो तो चार्टर्ड प्लेन से ही जाएगा और अगर दीपिका को आना है तो वो नॉर्मल फ्लाइट में आ सकती है। ये कहकर वरुण ने अपने स्टाफ को अपना सामान चार्टर्ड प्लेन के पास लेकर आने के लिए कहा और खुद भी अपने चार्टर्ड प्लेन के पास चला गया। दीपिका का गुस्सा भी 7वें आसमान पर चला गया था और उसने तुरंत ही अपने साथ आए हुए स्टाफ को फोन लगाया और उसे भी इसी वक्त न्यूजीलैंड की फ्लाइट बुक करवाने के लिए कहा। दीपिका और वरुण दोनों ने ठान लिया था कि वो अपने मन के हिसाब से ही न्यूजीलैंड जाएंगे। उस तरफ वरुण अपने चार्टर्ड प्लेन के पास पहुंच गया और वहां पर जाकर उसने जैसे ही अपना सामान प्लेन में रखने को कहा, उसी वक्त प्लेन के पायलट संदीप मोती ने आकर वरुण से कहा कि प्लेन के इंजन में कुछ गड़बड़ी आ गई थी, जिसकी वजह से प्लेन का आज उड़ पाना मुश्किल लग रहा था। ये सुनकर वरुण को गुस्सा आ गया और उसने पायलट को डांटते हुए पूछा कि सुबह तक तो सब बराबर था, फिर अचानक गड़बड़ी कैसे आ गई? लेकिन पायलट ने सिर्फ इतना कहा कि प्लेन को रनवे के ऊपर डेमो के लिए चलाते वक्त ही गड़बड़ी के बारे में पता चला और इसे ठीक करवाने में कम से कम 3 से 4 दिन लग जाएंगे। ये सुनकर वरुण एकदम ही हैरान रह गया और उसने तिलमिलाते हुए पायलट को खरी खोटी सुनाई और सबको नौकरी से निकालने का फरमान जारी करते हुए वहां से गुस्से में निकल गया। गुस्से में वरुण ने अपने असिस्टेंट को फोन लगाया और उससे अभी इसी वक्त न्यूजीलैंड की फ्लाइट बुक करवाने के लिए कहा। वरुण की असिस्टेंट ने जम्मू से न्यूजीलैंड की फ्लाइट की टिकट बुक करवा दी। ना चाहते हुए भी वरुण जम्मू के एयरपोर्ट पर चला गया। एयरपोर्ट के लाउंज पर जाकर वरुण बैठ गया और अपने हेडफोन लगाकर मोबाइल में कोई पिक्चर देखने लगा। तभी उसकी नजर उसके बगल वाली सीट पर गई और उसने दीपिका को बगल में ही बैठा हुआ देखा, जो उसी की तरफ देखते हुए हंस रही थी। दीपिका को हंसते हुए देखकर वरुण को पहले तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ बोला नहीं और फिर से पिक्चर देखने की कोशिश करने लगा। दीपिका ने वरुण के कान से हेडफोन निकालते हुए कहा, मैंने सुना तुम्हारा चार्टर्ड प्लेन खराब हो गया, बहुत बुरा हुआ। अब मिस्टर वरुण नारायण सहगल एक आम एरोप्लेन में सफर करेंगे, क्या होगा उनके स्टेटस को, क्या होगा उनके मान सम्मान को, क्या होगा उनके? दीपिका को बीच में ही टोकते हुए वरुण ने कहा, हो गया ड्रामा? कितनी ज्यादा खुश हो रही हो ना तुम कि मेरा प्लेन खराब हो गया? दीपिका फिर से हंसने लगी और अपने कान में हेडफोन्स डालकर गाने सुनने लगी। वरुण
वरुण ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपना ध्यान पिक्चर देखने में लगाने की कोशिश की, लेकिन रह रहकर उसे परिस्थिति और दीपिका पर गुस्सा आ रहा था। इसलिए उसने गुस्से में अपना फोन बंद करके एक साइड में रख दिया। दीपिका और वरुण की बिजनेस क्लास की टिकट थी और दोनों बोर्डिंग शुरू होने पर फ्लाइट में जाकर बैठ गए। इस बार भी दीपिका को डर लग रहा था, लेकिन पिछली बार से उसका डर काफी कम हो चुका था। इसलिए इस बार दीपिका सिर्फ आंखें बंद करके फ्लाइट के उड़ने तक शांति से बैठ गई। वरुण का पारा अभी भी चढ़ा हुआ था, इसलिए अभी भी मुंह फुलाकर बगल की सीट पर बैठा हुआ था। फ्लाइट के टेक ऑफ करने के बाद से लेकर न्यूजीलैंड पहुंचने तक 15 घंटे की फ्लाइट में दोनों ने एक दूसरे के साथ कोई भी बात नहीं की। न्यूजीलैंड पहुंचने के बाद जब फ्लाइट लैंड हुई तब बचपन से फॉरेन में होने का सपना पूरा होने के कारण दीपिका थोड़ी भावुक हो चुकी थी। न्यूजीलैंड की जमीन पर पैर रखते ही दीपिका की आंखों से पानी बहने लगा। वरुण का ध्यान दीपिका के ऊपर गया, लेकिन उसने दीपिका को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। तभी वहां पर उनके सामने दो गाड़ियां आकर खड़ी हो गई। वरुण एक गाड़ी की तरफ आगे बढ़ने लगा, तब दीपिका भी उसके साथ साथ उस गाड़ी की तरफ चलने लगी। तभी अचानक से वरुण उसकी तरफ मुड़ा और उसने कहा, तुम मेरे साथ यहाँ पर क्यों आ रही हो? तुम्हारी गाड़ी वहाँ पर है। दीपिका को समझ में नहीं आया और उसने पूछा, हम दोनों एक ही जगह पर अलग अलग गाड़ी में क्यों जा रहे हैं? इस पर वरुण ने कहा, हम एक ही जगह पर अलग अलग गाड़ी में नहीं जा रहे, तुम सीधा होटल जा रही हो और मैं अपने दोस्तों के साथ ही रात बिताऊंगा। दीपिका कुछ कह पाए उससे पहले ही वरुण उस गाड़ी में बैठा और रवाना हो गया। दीपिका हैरान होकर वरुण की जाती हुई गाड़ी को पल भर देखती ही रही। उसे पल भर के लिए तो विश्वास ही नहीं हुआ कि वरुण उससे वाकई में बिना कुछ कहे ऐसे ही निकल गया। दीपिका को वरुण के ऊपर जितना गुस्सा आ रहा था, उससे ज्यादा उसे अंदर से दुख हो रहा था कि वरुण ने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया था। दीपिका गुस्से में अपनी गाड़ी में जाकर बैठी और गाड़ी वेलिंगटन के एक 5 स्टार होटल में जाकर रुकी और दीपिका ने जाकर एक साधारण कमरे में चेक इन करवाया और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। कुछ पल के लिए तो वो ऐसे ही बैठी रही और उसके बाद उसे ये एहसास हुआ कि वहां पर उसके मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं था। दीपिका ने यहाँ पर आने से पहले अपने फोन में इंटरनेशनल कॉलिंग की सुविधा शुरू नहीं करवाई थी और इसीलिए उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। होटल वालों से वाईफाई का पासवर्ड मांगकर उसने इंटरनेट तो शुरू करवा लिया, लेकिन तभी उसके मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी। जैसे ही उसने अपना चार्जर निकाला तो देखा कि वहां पर लगी हुई सारी सॉकेट अलग थी और उसका चार्जर किसी भी सॉकेट में नहीं जा रहा था। जब वो बाथरूम में गई तो पता चला बाथरूम में कमोड के बाजू में पानी का कोई नल या जेट स्प्रे कुछ भी नहीं था, सिर्फ कागज था। ऐसी छोटी छोटी बातों से दीपिका एकदम ही परेशान हो गई और थोड़ी ही देर में इरिटेशन लेवल धीरे धीरे करके बढ़ने लगा। भूख लगने पर वो उस होटल के रेस्टोरेंट में गई जहां पर बुफे चल रहा था और जैसे ही प्लेट लेकर वो खाना लेने पहुंची तो उसने देखा कि शाकाहारी खाने में सिर्फ कुछ ब्रेड और सलाद ही था, बाकी का सारा खाना नॉन वेज था। दीपिका ने वहीं पर अपनी प्लेट रखी और खाने के लिए बाहर चली गई। बाहर जाते ही उसे एहसास हुआ कि उसके पास तो न्यूजीलैंड की करेंसी थी ही नहीं, अपना मोबाइल भी वो कमरे में ही भूल गई थी और उसके साथ उसका कोई स्टाफ भी नहीं था। लेकिन वो जैसे ही मुड़कर अपने होटल की तरफ बढ़ने लगी तब उसे एहसास हुआ कि वो अपना रास्ता पूरी तरह से भूल गई थी। अब दीपिका का इरिटेशन लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि अब उसे सहन नहीं हुआ और वहीं दीवार पर अपना हाथ मारते हुए दीपिका जोर से चिल्लाई। क्या दीपिका एक अनजान देश में अपने होटल तक का रास्ता फिर से ढूंढ पाएगी? कैसे ढूंढेगी दीपिका ऐसे अनजान देश में अपने होटल तक का रास्ता? क्या इस बार भी वरुण दीपिका की मदद करने के लिए आएगा? क्या वरुण के इस बर्ताव से दोनों के रिश्तों में दरारें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी? क्या दोनों के रिश्तों में दूरियां कभी भी कम हो पाएंगी? जानने के लिए सुनते रहिए मिसमैच्ड इश्क ओनली ऑन पॉकेट एफएम। बिना अपने स्टाफ को बताए दीपिका न्यूजीलैंड के कैपिटल शहर वेलिंगटन के एक 5 स्टार होटल से अपने लिए बाहर से कुछ अच्छा शाकाहारी खाना ढूंढने के लिए निकल गई। नए देश के नए शहर में आसपास के नजारों को देखते हुए दीपिका इतनी ज्यादा खो गई कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो कितनी आगे तक निकल आई थी। तभी एक दुकान में जाकर जब उसने किसी चीज का प्राइस टैग देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास तो न्यूजीलैंड की करेंसी यानी कि न्यूजीलैंड डॉलर्स नहीं थे। और ये एहसास होने पर जब वो मुड़कर अपने होटल की तरफ जाने के लिए निकली तब वो एकदम ही कंफ्यूज हो गई कि वो किस दिशा से आई थी और उसे अब किस दिशा में जाना था। तभी अचानक से दीपिका को ये एहसास भी हुआ कि वो अपना मोबाइल फोन भी कमरे में ही रख कर आई थी क्योंकि उसकी बैटरी कम थी। दीपिका बिना अपने किसी भी स्टाफ को बताए होटल से बाहर निकल रही थी, इसलिए वहां पर उसके आसपास कोई स्टाफ भी मौजूद नहीं था जिससे वो मदद ले सके। उसके पैर में अभी भी हल्का सा दर्द हो रहा था और ये सारी चीजें जब एक साथ उसके साथ घटने लगी तब दीपिका का इरिटेशन लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया और उसने चिल्लाते हुए एक दीवार पर अपना हाथ दे मारा। दीपिका के चिल्लाने की वजह से आसपास के लोग उसे देखने लगे। जब दीपिका ने देखा कि सभी लोग उसकी तरफ देख रहे थे तो उसने अपने आप को संभाला और वहां से उस दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर दिया जो उसे लग रहा था कि वो वहां से आई थी। कुछ देर भटकने के बाद उसने हिम्मत करके वहां पर किसी अजनबी से अपने होटल जाने का रास्ता पूछा, लेकिन तब उस अजनबी ने उससे होटल का नाम पूछा। दीपिका को होटल का नाम भी याद नहीं था। हड़बड़ी में और एंजाइटी के कारण उसे होटल का नाम याद ही नहीं आ रहा था। वो सिर्फ होटल के नाम के बदले अजनबी को इतना ही बोल पाई कि वो एक 5 स्टार होटल था। उस अजनबी ने दीपिका को दूसरी गली में सीधे जाने के लिए कहा। दीपिका उस आदमी के बताए हुए रास्ते पर चलने लगी और दूसरी गली में जाकर कुछ लोगों को किसी 5 स्टार होटल के बारे में पूछने लगी। लोगों को पूछते पूछते वो एक 5 स्टार होटल तक पहुंच भी गई, लेकिन वहां पर जाकर उसे ये एहसास हुआ कि ये उसका होटल नहीं था, वो होटल तो कोई और ही था। अब दीपिका को बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगी थी। ठंड में भी उसे पसीने छूटने लगे थे। दीपिका की आंखों से सिर्फ आंसू ही निकलना बाकी थे। उसे अब उस अनजान देश में डर सा लगने लगा था। पेट में जोरों की भूख लगी हुई थी जिसके कारण दीपिका का सर भी दुखने लगा था। एक तो पैर का दर्द, भूख की वजह से सर दर्द, अनजान देश में अनजान शहर में अजनबी लोगों के बीच में रास्ता भटकी हुई दीपिका के हाथ पैर भी अब कांपने लगे थे। तभी दीपिका के पास अचानक से एक आदमी आ पहुंचा। उस आदमी ने दीपिका को देखते ही हिंदी में पूछा, क्या आप खो गई हैं? मैं कब से आपको यहाँ से वहाँ पर घूमते हुए देख रहा हूँ। पराए मुल्क में अपनी भाषा में बात करने वाले किसी आदमी को देखते ही दीपिका के मन में एकदम से राहत हुई और उसने एकदम ही कांपते हुए होठों के साथ कहा, हाँ, मैं एक 5 स्टार होटल में रह रही हूँ और बिना पैसों और मोबाइल के यहाँ पर बाहर ऐसे ही घूम रही थी और रास्ता भूल गई हूँ। प्लीज मुझे वहाँ तक पहुँचा दीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। मुझे उस होटल का नाम याद नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ा होटल है। ये सुनकर उस आदमी ने कहा, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, चलिए मेरे साथ, मेरी गाड़ी यहीं पर है, मैं आपको गाड़ी से छोड़ देता हूँ। दीपिका तुरंत ही उस आदमी के साथ गाड़ी में बैठ गई और वो आदमी गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से आगे निकल गया। उस तरफ वरुण अपने दोस्तों के साथ उनके घर के बैकयार्ड में बैठकर बियर पी रहा था। एक तरफ हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा था तो दूसरी तरफ बगल में बारबेक्यू में खाना बन रहा था। तभी वरुण का मोबाइल फोन बजा। उसने देखा कि उसके एक स्टाफ का फोन आ रहा था। उसने जैसे ही फोन उठाया तो उस स्टाफ ने उसे बताया कि दीपिका उन्हें बिना बताए कहीं चली गई थी और काफी घंटे हो गए थे लौटी नहीं थी। इस बात को वरुण ने बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया और आ जाएगी, फोन करके पूछ लो कहकर फोन रखने ही वाला था कि तभी उस स्टाफ ने वरुण को दीपिका के फोन और पर्स रूम में ही रह जाने की बात कही। ये सुनते ही वरुण हैरान रह गया और उसे एकदम से दीपिका की चिंता होने लगी। वो तुरंत अपने दोस्त के घर से उस होटल में जाने के लिए निकल पड़ा।
वरुण को उसी वक्त अपनी गलती का एहसास हुआ कि दीपिका पहली बार ही विदेश आई थी और उसे जरूरी चीजों के बारे में पता ना होना स्वाभाविक था। ऊपर से दीपिका सिर्फ 18 साल की थी, उसे जीवन का अनुभव भी नहीं था जो उसके काम आ सके। वरुण ने तुरंत ही अपने सभी स्टाफ को बता दिया कि दीपिका के खो जाने की खबर किसी भी हालत में उसके माता पिता को नहीं पता चलनी चाहिए थी और उसने वेलिंगटन में रहने वाले दोस्तों से और अपनी कंपनी के वेलिंगटन ब्रांच में काम करने वाले एम्प्लॉइज में से किसी को फोन लगाकर दीपिका को शहर के रास्तों पर ढूंढने के लिए कहा। वरुण अभी जल्दबाजी करके पुलिस को बताना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर उसने ये बात पुलिस को बता दी तो उसके घर वालों तक बात पहुंचने में देर नहीं लगेगी। उस तरफ वो आदमी दीपिका को गाड़ी में बैठाकर उसे होटल पहुंचाने के बहाने कहीं और ही ले जाने लगा था, लेकिन दीपिका को इस बात का एहसास ना हो इसलिए वो उसे बातों में उलझा रखने की कोशिश कर रहा था। दीपिका भी उस भले इंसान के साथ बातों में उलझ गई। उस आदमी ने दीपिका को अपना नाम विजय बताया और फिर बातों ही बातों में दीपिका से सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन ले ली और दीपिका ने भी भूलेपन में अपने बारे में सब कुछ बता दिया। उसके पिता का नाम, उसके पति का नाम, उसके सास ससुर का नाम, उसके पति और सास ससुर की बड़ी कंपनी का नाम, सब कुछ ही बता दिया। दीपिका के खानदान के बारे में जानकर उस आदमी ने अपने मन में सोचा, मैं तो सिर्फ इसकी खूबसूरती का फायदा उठाने के लिए इसे अपनी जाल में फंसा रहा था, लेकिन ये तो बहुत बड़ी मछली हाथ लगी है, अभी इसे आसानी से नहीं जाने दे सकता। एक लड़की मेरे जिस्म की प्यास भी मिटा सकती है और सालों के लिए मेरी गरीबी भी दूर कर सकती है। ये सोचकर वो दीपिका को कहीं दूर लेकर जाने लगा। कुछ देर के बाद दीपिका ने उससे पूछा, भाई साहब हम कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मैं अपने होटल से चलते हुए यहाँ तक आई थी और गाड़ी में तो अब तक हमें पहुंच जाना चाहिए था। उस आदमी ने कहा, नहीं मैडम, यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही 5 स्टार होटल है, एक वो जिसके बाहर से मैंने आपको लिफ्ट दी है और दूसरा यहाँ से थोड़ी दूरी पर है और आप पहली बार आई हो ना यहाँ पर, तो अक्सर ऐसा होता है कि आसपास की चीजें देखते हुए हम कितनी दूर आ जाते हैं हमें ही पता नहीं चलता। ये सुनकर दीपिका उसकी बात मान गई। उसे अभी तक इस बात का भी एहसास नहीं हुआ था कि वो आदमी उसे ठग रहा था। गाड़ी में बैठकर अब करीब आधे घंटे से ऊपर हो चुका था। जिस रास्ते से होते हुए दीपिका खो गई थी उन रास्तों में जैसे अब कुछ भी नहीं दिख रहा था। आसपास सारी चीजें कुछ अलग ही दिखाई देने लगी थी। अब जाकर दीपिका को डर लगने लगा था। उसने उस आदमी से पूछा, भाई साहब मुझे पक्का यकीन है कि मैं इतनी दूर से तो नहीं आई थी, मेरे पैर में मोच है और इतनी दूर तक मैं चल ही नहीं सकती। उस आदमी ने कहा, अरे फिक्र मत करो, बस थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। दीपिका के दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी। अब किसी अनहोनी की आशंका होने लगी थी। उसने उस आदमी से गाड़ी बाजू में रोकने के लिए कहा, लेकिन उस आदमी ने यह कहकर मना कर दिया कि थोड़ी ही देर में वे लोग होटल पहुंचने ही वाले थे। दीपिका के पास उस आदमी की बात मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वो चुपचाप बैठी रही। अब और 15 मिनट गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक दूर दूर तक होटल का नामो निशान भी दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि शहर की सीमा से भी दूर जाते हुए महसूस हो रहा था। अब दीपिका से बिल्कुल भी रहा नहीं गया और उसने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कहा, भाई साहब प्लीज गाड़ी साइड में लगा दीजिए, मैं यहाँ पर ही उतर जाऊंगी, आप मुझे कहीं और लेकर जा रहे हैं। जब उस आदमी ने दीपिका की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया तो दीपिका ने जोरों से चिल्लाते हुए कहा, अभी इसी वक्त गाड़ी साइड में लगा, नहीं तो मैं चिल्ला चिल्लाकर पुलिस को बुलाऊंगी। ये बात सुनकर वो आदमी भी हंसने लगा और उसने कहा, चिल्लाओ, जितनी जोर से चिल्ला सकती हो चिल्ला लो, तुम्हारी आवाज इस गाड़ी से बाहर तक नहीं जाएगी और अगर पुलिस ने पकड़ भी लिया तो तुम्हारे पास क्या सबूत है ये कहने के लिए कि तुम कौन हो? बिना पासपोर्ट या अपनी आईडी कार्ड के विदेशियों का इस देश में घूमना गैर कानूनी है। मैं कह दूंगा कि तुम धंधा करने के लिए यहाँ पर चोरी छुपे आई थी, मुझे तो कुछ नहीं होगा, तुम जेल जाओगी सो अलग, इसलिए चुपचाप यहाँ पर बैठी रहो और मैं जहाँ पर ले जाऊँ वहाँ पर मेरे साथ बिना शोर मचाए आओ, वादा करता हूँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुँचाऊंगा। उस आदमी के ऐसा कहने पर दीपिका उसे जोर जोर से मारने लगी, लेकिन दीपिका की मार का उस आदमी पर कोई असर नहीं हो रहा था। दीपिका जोर जोर से अपने बचाव के लिए चिल्ला रही थी और गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी कोशिश लगातार नाकामयाब हो रही थी। उस तरफ वरुण के कहने पर उसके दोस्त और कंपनी के एम्प्लॉइज ने दीपिका को वेलिंगटन शहर की सड़कों पर ढूंढना शुरू किया। मोबाइल में दीपिका की तस्वीर दिखाकर लोगों को पूछना शुरू कर दिया कि क्या किसी ने उसे देखा था या नहीं। ज्यादातर लोगों ने दीपिका को देखते ही मना कर दिया कि उन्होंने उसे कहीं पर भी नहीं देखा था। शाम के 7 बजे तक वरुण भी वहां पर पहुंच गया और अपने स्टाफ और दोस्तों के साथ मिलकर दीपिका को ढूंढने में वो भी शामिल हो गया। वरुण को दीपिका पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था और उसके लिए चिंता भी बहुत हो रही थी। करीब आधा पौना घंटा ढूंढने पर किसी एक दुकान वाले ने दीपिका को देखने का दावा किया और उसने ये भी कहा कि वो किसी आदमी के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई थी। ये सुनकर वरुण के होश उड़ गए थे, वरुण के पसीने छूटने लगे थे और उसी वक्त अचानक से वरुण के मोबाइल पर उसके पिता नारायण सहगल का वीडियो कॉल आया। अपने पिता का कॉल देखकर वरुण की चिंता और भी बढ़ गई, क्योंकि अगर उसके पिता को पता चल जाता कि उसके होते हुए दीपिका कहीं खो गई थी तो उसकी शामत आ जाती। क्या वरुण दीपिका को ढूंढने में कामयाब हो पाएगा? क्या दीपिका उस आदमी से अपने आप को बचा पाएगी? क्या होगा जब नारायण सहगल को दीपिका के गुम होने की खबर मिलेगी? किस तरह से होगी दीपिका की खोज? क्या वो आदमी अपने बुरे इरादों में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए मिसमैच्ड इश्क ओनली ऑन पॉकेट एफएम। दीपिका उस अनजान आदमी की गाड़ी से बाहर निकलने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही थी। दीपिका जब ज्यादा छटपटाने लगी तब उसने अपनी गाड़ी में रखी हुई गन निकाली और दीपिका की कनपट्टी पर गन रखकर उसे मारने की धमकी देने लगा। उसने दीपिका से कहा कि अगर वो छटपटाना बंद नहीं करेगी तो वो उसे उसी वक्त गोली मार देगा। बंदूक देखकर दीपिका के होश उड़ गए और वो घबराकर चुपचाप बैठ गई। दीपिका से अब सहन नहीं हो रहा था और वो जोरों जोरों से रोने लगी थी। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, सर दर्द, पेट दर्द, पैर दर्द और ऊपर से अगवा होने के सदमे को सहन नहीं कर पा रही थी और जोरों से रोने लगी थी। उस आदमी ने दीपिका को फिर से धमकी दी कि अगर वो अपने रोने की आवाज कम नहीं करेगी तो वो उसे गोली मार देगा। दीपिका अब बेहद घबरा गई थी और उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। उस तरफ नारायण सहगल का वीडियो कॉल आते हुए देखकर वरुण बेहद चिंतित हो गया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसके पिता को पता चला कि उसके रहते हुए दीपिका कहीं खो गई है तो उसकी शामत आ जाएगी। वरुण कुछ देर फोन को ऐसे ही घूरता रहा और कॉल अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया। थोड़ी देर में उसकी स्टाफ की एक असिस्टेंट के मोबाइल में नारायण सहगल का फोन आया। उस असिस्टेंट ने वरुण से कहा, सर बॉस का फोन आ रहा है मेरे मोबाइल पर, मुझे उठाना ही होगा, नहीं तो मैं अपनी नौकरी से हाथ धो बैठूंगा, क्योंकि वो कब से दीपिका मैडम के मोबाइल पर भी ट्राई कर रहे होंगे, लेकिन मैम का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा होगा। वरुण ने तुरंत ही उस असिस्टेंट का फोन उसके हाथ से खींच लिया और कॉल उठाते हुए कहा, हेलो डैड, सॉरी वो हम थोड़ा सा नेटवर्क जोन से बाहर है इसलिए हमारा कॉल नहीं लग पा रहा होगा। हाँ हाँ सब ठीक है दीपिका,
दीपिका अपने दोस्त, मेरा मतलब है मेरे दोस्त की बीवी के साथ थोड़ा सा शॉपिंग करने गई है, अपना फोन यहाँ पर ही भूल गई है। मैं आपको आराम से कल सुबह करता हूँ, आज थोड़ा पार्टी के मूड में है सब। ओके सी यू, बाय बाय। ये कहकर वरुण ने फोन रखा और गहरी सांस ली। तभी उसके एक मित्र ने कहा, तू जानता है कि दूसरे दिन भी सुबह फिर से कॉल आएगा और उस वक्त भी अगर तू दीपिका से बात नहीं कर पाएगा तो तेरे पिता को पता चलने में देर नहीं लगेगी कि कुछ गड़बड़ जरूर है। इसलिए सिर्फ आज रात का ही टाइम है जब तू दीपिका को ढूंढ ले और अपने पिता को कुछ भी पता चलने से रोक पाए। उस दुकान वाले से जब वरुण को ये पता चला कि दीपिका किसी अनजान आदमी के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं चली गई थी, तब उसे तुरंत ही रास्ते के सीसीटीवी फुटेज के बारे में याद आया। उसने अपने दोस्त जो काफी ऊंची पोजीशन में काम करते थे उनका नंबर निकालने लगा और उनसे अपना कनेक्शन इस्तेमाल करते हुए सीसीटीवी के फुटेज निकालने के लिए कहा। इतने समय में एक दूसरा आदमी भी वहां पर उन्हें मिला जिसने दीपिका का फोटो देखते हुए कहा कि वो सुबह से यहाँ वहां पर भटक रही थी, जैसे वो रास्ता भूल गई हो। और उस आदमी ने भी इस बात की पुष्टि की कि एक हिंदुस्तानी दिखने वाले के साथ में उसने पहले कुछ देर बात की और फिर उसकी गाड़ी में बैठकर ही चली गई। ये बात पता चलते ही सभी लोगों ने वरुण को पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाने की सलाह दी, लेकिन वो इस बात के लिए अभी भी राजी नहीं हो रहा था। वरुण के एक दोस्त ने कहा, ये मामला अगवा का लग रहा है और ऐसा है तो फिर दीपिका भाभी की जान वाकई में खतरे में है। हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, हमें जल्द से जल्द पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराना चाहिए और इस मैटर को गुप्त यानी कि कॉन्फिडेंशियल रखने की रिक्वेस्ट हम पुलिस से कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास गवाने के लिए वक्त नहीं है। न चाहते हुए भी वरुण को दीपिका की सुरक्षा के लिए ये बात माननी ही पड़ी। सभी लोग तुरंत ही पुलिस स्टेशन गए और वहां पर दीपिका के लापता होने की कंप्लेंट दर्ज कर दी गई। उस तरफ जिस असिस्टेंट के मोबाइल पर नारायण सहगल का कॉल आया था, उसी के मोबाइल पर फिर से एक अनजान नंबर से कॉल आया। असिस्टेंट के फोन उठाते ही उसे पता चला कि उस अनजान नंबर पर नारायण सहगल ही था। नारायण सहगल ने उससे फोन पर पूछा, सच सच बताओ वहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि वरुण को झूठ बोलना नहीं आता, खासकर मेरे सामने। असिस्टेंट ने घबराकर सारी बातें नारायण सहगल को बता दी। जैसे ही दीपिका के लापता होने की बात उन्हें पता चली तो वो हैरान रह गए और उन्होंने तुरंत ही फोन डिस्कनेक्ट किया और न्यूजीलैंड के हाई कमीशन को कॉल लगा दिया। जब तक वरुण अपने दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा तब तक पुलिस को हाई कमीशन से दीपिका को ढूंढने के ऑर्डर्स मिल गए थे। दीपिका की तस्वीर के प्रिंट आउट निकल रहे थे और ये देखकर वरुण के रोंगटे खड़े हो गए। उसे पता चलने में देर नहीं लगी कि उसके पिता को इस बात के बारे में पता चल गया था और वो कुछ सोच पाए उससे पहले उसके मोबाइल पर फिर से नारायण सहगल का फोन आया। इस बार उसके पास अपने पिता का फोन उठाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने फोन उठाया और कुछ भी बोले उससे पहले ही नारायण सहगल ने उससे कहा, मैं अभी इसी वक्त वहां पर आने के लिए निकल रहा हूँ। वहां की पुलिस बहुत ही काबिल है। दीपिका और तुम दोनों की घड़ियों में हमने पहले से ही जीपीएस ट्रैकर लगा दिए थे ताकि ऐसी कोई स्थिति कभी उत्पन्न हो तो तुम लोगों को ढूंढना आसान हो जाए। पुलिस को इसकी जानकारी है और दीपिका के ट्रैकर से उसे ढूंढते हुए उस तक आसानी से पुलिस पहुंच पाएगी। अगर वो घड़ी उसके हाथ में रही और भगवान की दया रही तो हमारे पहुंचने से पहले दीपिका वहां पर तुम्हारे साथ होगी। बस प्रार्थना करना कि वो जो कोई भी आदमी हो वो दीपिका को कोई नुकसान ना पहुंचाए। ये कहकर उन्होंने फोन रख दिया। नारायण सहगल के ये सब कहने पर वरुण को उम्मीद की एक किरण दिखी। उस वक्त वरुण ने दीपिका की सलामती के लिए प्रार्थना करने के लिए अपनी आंखें बंद की। आंखें बंद करते ही उसके मन में सबसे पहले वैष्णो देवी की गुफा के अंदर दीपिका की वो छवि दिखी जहां पर लाल बॉर्डर वाली पीली साड़ी पहनकर सर पर माता रानी की चुनरी बांधकर अपनी आंखें बंद करके एकदम ही भक्ति भाव से प्रार्थना कर रही थी। उस छवि को अपनी आंखों के सामने लाकर वरुण ने मन ही मन प्रार्थना करते हुए कहा, दीपिका की रक्षा करना माता, वो जहां कहीं भी हो सही सलामत मिल जाए। जिंदगी में शायद पहली ही बार वरुण ने भगवान से कुछ मांगा होगा, वो भी अपने लिए नहीं था। उस तरफ वो आदमी दीपिका को लेकर एक सुनसान सी जगह पर गया जहां पर आसपास सिर्फ मक्के के खेत थे। उन खेतों के बीचों बीच एक छोटा सा घर था जो बाहर से बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। वो आदमी दीपिका को गन पॉइंट पर वहां तक लेकर गया और उसे घर के अंदर जाने के लिए कहा। दीपिका घबराती हुई उस घर के अंदर जाने के लिए अपनी कदम आगे बढ़ाने लगी। वो बार बार पीछे उस आदमी की तरफ देखती और फिर आगे घर की तरफ देखती। तभी अचानक से मक्के के खेतों में से पत्तों के हिलने की आवाज आने लगी। आवाज आते ही उस आदमी का ध्यान उस तरफ गया। अपनी बंदूक को दीपिका के ऊपर से हटाकर उसे खेत की तरफ करते हुए "Who's there?" बोलते हुए चिल्लाने लगा। उसी वक्त दीपिका ने सही मौका देखा और तुरंत ही उसके सामने रखा हुआ लोहे का सरिया उठाया। वो आदमी अभी भी खेत में पत्तों के बीच में से आ रही आवाज को सामने देख और सुन रहा था और तभी पत्तों के बीच से एक बड़ा सा जंगली कुत्ता भौंकता हुआ उसकी तरफ लपका और उस आदमी ने उस कुत्ते की तरफ बंदूक तानकर गोली चलाई। जैसे ही गोली चलने की आवाज आई उसी पल दीपिका ने वो लोहे का सरिया जोर से उस आदमी के सर पर दे मारा। वो गोली सीधी उस जंगली कुत्ते को जाकर लगी और सरिया उस आदमी के सर पर जा लगा। वो आदमी और जंगली कुत्ता दोनों एक साथ जमीन पर गिर पड़े। उस आदमी के नीचे जमीन पर गिरते ही दीपिका ने तुरंत सरिया जमीन पर फेंक दिया और कांपते हुए हाथों से अपने मुंह को ढककर अपनी रोने की आवाज को दबाते हुए वहीं पर खड़ी रही। उसे कुछ पल के लिए तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो कहां पर थी। अगर वो भागते हुए उस खेत से बाहर भी निकल जाती तो किस तरफ और कहां पर जाती, इस बात की भी उसे कोई जानकारी नहीं थी। अनजाने मुल्क में बिना फोन या बिना पैसों के इतनी रात गए वो जाती भी तो कहां पर, मदद मांगती भी तो किससे, और इतने अंधेरे में उसे किस दिशा में जाना था ये तक नहीं पता था। दीपिका ये सब सोच ही रही थी कि अचानक से जमीन पर पड़ा हुआ वो आदमी अपने सर पर हाथ दबाता हुआ उठने की कोशिश करने लगा। उस आदमी को उठते हुए देखकर दीपिका जोरों से चिल्लाई और गाड़ी जहां से आई थी उसी पगडंडे के ऊपर अंधेरे में भागने लगी। वो आदमी उठकर उसके पीछे पीछे भागने लगा। उसके हाथ में अभी भी बंदूक थी। वो दीपिका को रुकने के लिए कह रहा था लेकिन दीपिका अंधेरे में भागी चली जा रही थी। उस तरह पुलिस ने अपनी पूरी टीम को इकट्ठा किया और दीपिका की घड़ी में लगे हुए जीपीएस ट्रैकर को सैटेलाइट से ट्रैक करते हुए उसका पता लगा लिया। दीपिका का सिग्नल वेलिंगटन शहर से 20 किलोमीटर दूर एक खेत में प्राप्त हुआ और ये पता चलते ही सारा पुलिस फोर्स एक साथ उस दिशा में आगे बढ़ने लगा। पुलिस की एक वैन में वरुण भी बैठा हुआ था। सभी जितनी तेज हो सके उतनी तेज उस खेत की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। इस तरफ दीपिका को रोकने के लिए उस आदमी ने दीपिका की तरफ निशाना साधकर गोली चलाई। नसीब से वो निशाना चूक गया। दीपिका भागते हुए पगडंडी को छोड़कर अब खेत के अंदर चली गई। तभी दीपिका को एहसास हुआ कि उस खेत के अंदर जंगली कुत्ते भी हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त उसे जंगली कुत्तों से ज्यादा सर फिरे आदमी से डर लग रहा था। वो आदमी दीपिका को ढूंढते हुए जैसे तैसे उस जगह पर पहुंचा जहां से दीपिका खेत के अंदर चली गई। वहां पर मुड़े हुए पत्तों को देखकर वो समझ गया कि दीपिका इसी रास्ते से अंदर गई है। वो भी उसी रास्ते अंदर गया।
चुपचाप आ जाओ मेरे पास। तुम जितना दूर भागोगी उतना ही मैं तुम्हें दर्द दूंगा और जितनी आसानी से मेरे हाथ लग जाओगी उतनी ही आसान मौत मिलेगी तुम्हें। फैसला तुम्हारा होगा। ये कहते हुए वो आदमी जैसे ही दीपिका के पास पहुंचा, दीपिका डर के मारे चिल्लाते हुए फिर से उसी रास्ते से बाहर निकल कर भागी। वो आदमी भी एकदम तेजी से उसके पीछे भागा और उसी रास्ते से बाहर निकला। दीपिका को भागते हुए देखकर उसने उसे रुकने के लिए आखिरी वार्निंग दी। दीपिका उसके वार्निंग के बावजूद रुकी नहीं। अब उस आदमी ने दीपिका की तरफ बंदूक तानकर निशाना साधा। उसने फिर ट्रिगर पर उंगली रखी और एकदम से ट्रिगर दबा दिया। क्या दीपिका उस आदमी की गोली से बच सकेगी? क्या पुलिस को लेकर वरुण समय से दीपिका को बचाने पहुंच पाएगा? इतने बड़े हादसे से दीपिका और वरुण के रिश्ते पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दीपिका को अकेले छोड़ने की नारायण सहगल उसे क्या सजा देगा? क्या ये हादसा दीपिका और वरुण के टूटते हुए रिश्ते की आखिरी कड़ी थी? जानने के लिए सुनते रहिए मिसमैच्ड इश्क ओनली ऑन पॉकेट एफएम। डियर लिसनर, अगला एपिसोड इस कहानी का आज का आखिरी फ्री एपिसोड होगा। कल वापस आने पर आपको मिलेंगे फ्री एपिसोड्स। कहानी को बिना रुकावट सुनने के लिए आप खरीद सकते हैं पॉकेट एफएम कॉइन्स। अगली कहानी इस एपिसोड के ठीक बाद चल जाएगी। उस खेत के अंदर से जैसे ही वो आदमी मुड़ी हुई पत्तियों को देखते हुए दीपिका के पास पहुंचा, दीपिका डर के मारे चिल्लाते हुए फिर से उसी रास्ते से बाहर निकल कर भागी। वो आदमी भी एकदम तेजी से उसके पीछे भागा और उसी रास्ते से बाहर निकला। दीपिका को भागते हुए देखकर उसने उसे रोकने के लिए आखिरी वार्निंग दी। दीपिका उसकी वार्निंग के बावजूद रुकी नहीं। अब उस आदमी ने दीपिका की तरफ अपनी बंदूक तानकर निशाना साधा। उसने अपनी बंदूक के ट्रिगर पर उंगली रखी और एकदम से ट्रिगर दबा दिया। तभी जोर से गोली चलने की आवाज आई। आवाज आते ही सब कुछ एकदम से शांत हो गया। एकदम से चारों तरफ सन्नाटा छा गया। दीपिका के चेहरे पर भयंकर डर छा गया था। उसने जैसे ही मुड़कर देखा, वो आदमी अभी भी बंदूक ताने उसके सामने खड़ा था। अचानक उसके माथे से खून बहने लगा और वो एकदम से नीचे जमीन पर गिर पड़ा। उस आदमी के एकदम पीछे एक पुलिस ऑफिसर बंदूक ताने खड़ा था। उस बंदूक से धुआं निकल रहा था। उस आदमी के नीचे गिरते ही उस ऑफिसर ने बंदूक नीचे की और दीपिका से कहा कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी, उसे बचा लिया गया था। कुछ पल के लिए तो दीपिका को कुछ महसूस ही नहीं हुआ। अभी भी वो वहां पर खड़ी खड़ी कांप रही थी। तभी उस पुलिस ऑफिसर के पीछे से वरुण बाहर निकला और दीपिका के सामने आया। वरुण को देखते ही सुबह से भूखी प्यासी दीपिका की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। दीपिका की आंखों के सामने अभी भी अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन उसके कानों में कुछ जाने पहचाने से शब्द पड़े। दीपिका बेटा, तुम ठीक तो हो? देखो, हम आए हैं तुमसे मिलने के लिए। ये शब्द सुनते ही दीपिका की आंखें खुली और उसकी आंखों के सामने नारायण सहगल दिखाई दिए। अपने ससुर को अपने सामने देखते ही दीपिका ने उठने की कोशिश की, लेकिन नारायण सहगल ने उसे लेटे रहने के लिए कहा। दीपिका लेटी रही। तभी कुछ पुलिस वाले वहां पर आए और दीपिका का स्टेटमेंट लेने लगे। दीपिका ने अपने साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब डिटेल में बता दिया। तभी उस पुलिस ऑफिसर ने दीपिका को कहा कि वो आदमी जिसने उसे अगवा किया था वो दरअसल एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था और उसने दीपिका से पहले 12 लड़कियों को अगवा किया था और उन 12 लड़कियों की लाश भी उसी खेत में से बरामद हुई थी। उन्हीं लड़कियों की सड़ती हुई लाश की बदबू सुनकर जंगली कुत्ते वहां तक आ पहुंचते थे। हिंदुस्तानी होने का दावा करने वाला वो आदमी सीरियल किलर था, जिसे एक रात पहले दीपिका को ढूंढते हुए पुलिस ने मार गिराया था। ये सारी बातें करके पुलिस ऑफिसर वहां से चला गया। दीपिका को एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी मुसीबत से बच निकली थी। उसने हाथ जोड़कर माता रानी से अपनी रक्षा के लिए आभार माना और तभी नारायण सहगल ने दीपिका से कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। अब पराये मुल्क में बिना मोबाइल और पैसों के कभी बाहर मत निकलना और अनजान आदमी पर कभी भी भरोसा मत करना, चाहे वो कितना भी अपनापन क्यों ना दिखाए। तुम अभी यहाँ पर शांति से रहो और अपना हनीमून मनाओ। मेरी मीटिंग है, मैं चलता हूँ। हिंदुस्तान में मुलाकात होगी। दीपिका ने उन्हें रोकते हुए कहा, मुझे भी साथ ले चलो, ये विदेश मुझे रास नहीं आया। नारायण सहगल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं बेटा। एक बुरा अनुभव पूरे देश को बुरा नहीं बनाता। ऐसी घटनाएं जीवन जीना सिखाती हैं, इसी को जिंदगी कहते हैं। अपने ससुर की ये बात सुनकर दीपिका राजी हुई और सर हिलाकर उनकी बातों में हामी भरी। नारायण सहगल अस्पताल के उस कमरे से बाहर निकले और वहीं पर बैठे हुए वरुण को कहा, बेटा वो वीडियो याद है जो तुमने ही मुझे भेजा था, जिसमें एक मादा खरगोश जिसके पैर में चोट लगी हुई थी, उसे रेस्क्यू करने के लिए आई हुई टीम पर उसी के ही साथी नर खरगोश ने कैसे हमला किया था। छोटा सा होने के बावजूद उसने अपने साथी का हर संभव तरीके से बचाव करने की कोशिश की थी। हम तो फिर भी इंसान हैं। जो इंसान अपनों का ख्याल नहीं रख सकता, आगे चलकर ना अपना ख्याल रख पाता है और ना ही समाज का। भगवान का शुक्र मानो कि दीपिका सही सलामत है। अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या तुम अपने आप को जिंदगी में कभी माफ कर पाते? इस सवाल का जवाब मुझे नहीं, अपने आप को देना। ये कहकर नारायण सहगल वहां से निकल गए। वरुण की आंखों में शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। उसे अपनी गलती का पूरा एहसास था। शायद इसीलिए ही उसे दीपिका के सामने जाने पर शर्म भी आ रही थी। बड़ी हिम्मत जुटाकर वो दीपिका को मिलने के लिए उसके कमरे में गया। धीरे धीरे उसने दीपिका के पास अपने कदम बढ़ाए। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि दीपिका किस तरह से रिएक्ट करेगी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जैसे ही वो दीपिका के बेड के पास पहुंचा, उसने देखा कि दीपिका गहरी नींद में सो गई थी। एक पल के लिए उसे राहत मिली और वो वहीं पर बैठ गया। वरुण को अपनी गलती का एहसास भी था और इसीलिए वो अपनी गलती को सुधारने के लिए खुद अस्पताल से बाहर जाकर कहीं से फूलों का गुलदस्ता लेकर आया। उस समय दीपिका नींद से जाग चुकी थी और अपने कमरे में डॉक्टर के कहे अनुसार वॉकिंग कर रही थी। फूलों का गुलदस्ता लिए वरुण उसके कमरे में आया और दीपिका के सामने फूलों का गुलदस्ता रख दिया। वरुण को फूलों का गुलदस्ता लिए हुए अपने सामने खड़े हुए देखकर दीपिका की आंखों के सामने वो सारी घटनाएं फिर से ताजा हो गई और पल भर में ही उसका पारा इतना चढ़ गया कि उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने तुरंत ही वरुण को एक जोरदार तमाचा दे मारा। उस थप्पड़ की गूंज कमरे के बाहर तक सुनाई दी थी। ये देखकर कमरे के अंदर मौजूद दीपिका की स्टाफ मेंबर सर झुकाकर चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। एक पल के लिए तो वरुण को भी एहसास नहीं हुआ कि उसके साथ क्या हुआ था। आज तक वरुण पर किसी ने हाथ नहीं उठाया था। उसके अपने सगे माता पिता ने भी कभी भी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया था। वरुण इस थप्पड़ के ऊपर कुछ रिएक्ट करे उससे पहले ही दीपिका ने कहा, आज मेरी जो हालत है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो।
अपनी पत्नी को एक अनजान देश में एक अनजान शहर में लाकर उसे छोड़कर तुरंत ही अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हो। तुम्हें अपनी समझदारी का रत्ती भर भी एहसास है? पता था ना तुम्हें कि मैं पहली बार अपना देश छोड़कर विदेश आई हूँ। जिस लड़की को पहली बार प्लेन में बैठने से इतना डर लग सकता है, तो पहली बार किसी दूसरे मुल्क में उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, उसका अंदाजा भी है तुम्हें? 35 साल के होते हुए भी अपनी पत्नी तक की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाते हो, तो इतने हजारों करोड़ों की कंपनी की जिम्मेदारी कैसे उठा पाओगे? वरुण अभी भी चुपचाप खड़ा था। दीपिका ने आगे कहा, कल मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, मेरे साथ जबरदस्ती भी हो सकती थी और मेरी हत्या भी। ये मत समझना कि मैं बच गई तो सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि कल जो मेरे साथ हुआ उसकी दर्द भरी छाप मेरे मन में सदियों तक रहेगी। पता नहीं इससे कभी उभर भी पाऊंगी या नहीं। ये कहकर दीपिका फिर से जाकर अपने बेड पर बैठ गई और रोने लगी। वरुण अभी भी अपने हाथ में गुलदस्ता लिए हुए खड़ा था। उसने एक बार दीपिका के सामने देखा और अपने हाथ में लिए हुए फूलों के गुलदस्ते को बाजू में पड़े हुए कचरे की पेटी में फेंकते हुए कहा, सारी गलती मेरी ही है। बिना मोबाइल, पासपोर्ट और पैसे लिए, बिना स्टाफ को इन्फॉर्म किए खुद होटल के बाहर निकल जाती हो, लेकिन गलती मेरी है। जिस रास्ते से होते हुए होटल से मार्केट जाती हो, उसी रास्ते को याद नहीं रख पाती, भूल जाती हो, लेकिन गलती मेरी ही है। 18 साल की हो गई हो, लेकिन जो बात एक 5 साल के बच्चे को पता होती है, वो बात इस उम्र तक भी खुद को नहीं पता कि अनजान आदमी के साथ बात नहीं करते और एक अनजान आदमी के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर बिल्कुल ही नहीं जाते। और तुमने वही किया, लेकिन गलती सिर्फ मेरी है। तुम्हें ढूंढने के लिए इस शहर के रास्तों पर बैठकर पूरा शहर खंगाल दिया, लेकिन गलती मेरी है। पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारे पीछे तक आया, लेकिन गलती मेरी है। ये कहकर वरुण कमरे से गुस्से में बाहर चला गया। दीपिका इस समय और कुछ भी सोचने की स्थिति में नहीं थी। वहीं पर बेड पर फिर से अपना मुंह दूसरी तरफ करके लेट गई। वरुण कमरे से बाहर जाकर गुस्से में तिलमिलाता हुआ सीधे अस्पताल से बाहर निकला और सिगरेट के कश पे कश मारने लगा। दीपिका का थप्पड़ उसके गालों पर अभी भी उसे महसूस हो रहा था। आज तक कभी भी किसी ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया था। यही बात उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो जानता था कि गलती उसकी थी, लेकिन सारी की सारी गलती सिर्फ उसकी नहीं थी, दीपिका की भी गलती उतनी ही थी। तभी उसका दोस्त जॉन वहां पर आया और उससे उसकी चिंता का कारण पूछने लगा। जॉन वरुण के सबसे करीबी दोस्त में से एक था। उसके पूछने पर वरुण ने सब कुछ बताया कि किस तरह से उसके माफी मांगने पर भी दीपिका ने उसके साथ किस तरह का बर्ताव किया था। तभी जॉन ने उसे समझाया कि लड़कियों का गुस्सा शांत होने में वक्त लेता है और दीपिका जिस मानसिक तनाव के साथ गुजरी थी, उसके कारण उसका गुस्सा लाजमी भी है। उसने ये भी समझाया कि दीपिका की जान भी जा सकती थी और उसके साथ कुछ बहुत बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी अगर उसकी घड़ी में जीपीएस ट्रैकर नहीं होता तो। इसलिए जॉन ने कहा कि दीपिका के हाथ उठाने को इतना मन पर ना ले और उससे जाकर शांति से फिर से बात करे। जॉन की बात मानते हुए वरुण फिर से दीपिका के पास गया। दीपिका अपने बेड पर बैठे हुए खिड़की के बाहर देख रही थी। वरुण कमरे में अंदर आया और उसके साथ जाकर बैठ गया। दीपिका ने उसे देखा भी नहीं और पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वरुण ने दीपिका का हाथ अपने हाथ में लिया और उससे फिर से अपनी गलती के लिए माफी मांगी और उसे फिर शांत होने के लिए समझाने लगा। दीपिका ने वरुण की पूरी बात होने तक कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसके बाद उसने शांति से वरुण की पूरी बात सुनी और फिर उससे कहा, अगर वाकई तुम अपनी गलती को कबूल करते हो और मुझसे माफी मांगना चाहते हो, तो जो मैं मांगूंगी वो मुझे दोगे? वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर दूंगा, क्या चाहिए तुम्हें? थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे से बाहर निकला। तभी जॉन और उसके दूसरे दोस्त वहां पर उसके पास आए और उससे पूछने लगे कि कमरे में क्या हुआ था और क्या दीपिका का गुस्सा शांत हुआ था या नहीं। तभी वरुण ने कहा, पता नहीं उसका गुस्सा शांत हुआ या नहीं, लेकिन मेरी माफी कबूलने से पहले उसने मुझसे कुछ मांगा है। सभी लोगों ने उत्सुकता से वरुण को पूछा कि उसने क्या मांगा था। तभी वरुण ने अपने चेहरे पर गंभीरता लाते हुए एक ही शब्द में जवाब दिया, डिवोर्स। आखिर दीपिका ने वरुण से डाइवोर्स क्यों मांग लिया था? क्या वरुण दीपिका की बात मानते हुए उसे तलाक दे देगा? क्या दीपिका और वरुण के रिश्ते का अंत होना तय था? क्या दोनों के रिश्ते के बचने की और कोई उम्मीद नहीं बची थी? क्या ऐसा कुछ था जो दोनों के रिश्ते को बचा सकता था? जानने के लिए सुनते रहिए मिसमैच्ड इश्क ओनली ऑन पॉकेट एफएम।